ठीक है। तो लास्ट अपना मोशन इन प्लेन जो चैप्टर है, इसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात करें, जो कि हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में स्टडी किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि इफ अ बॉडी और अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, covers equal distances in equal interval of time, or if it covers equal displacements in equal interval of time, then its velocity or the speed remains constant, ठीक है, and that type of motion is called uniform motion। तो यूनिफॉर्म मोशन जब स्ट्रेट लाइन में आप लेते हो तो वेलोसिटी और स्पीड जो है दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जिसको यूसीएम से भी बोल सकते हैं अपन। अब यहाँ देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तब उस किस तरह से हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको डिफाइन ही करते हैं कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है क्या है, व्हेन अ बॉडी व्हेन अ बॉडी डूइंग व्हेन अ बॉडी डूइंग सर्कुलर मोशन व्हेन अ बॉडी डूइंग सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, एंड इट्स its speed and its speed remains its speed remains constant, ठीक है, and its speed remains constant during during motion during motion, then then its motion is called then its motion is called then its motion is called uniform circular motion, ठीक है। तब उसके मोशन को क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन। देखो क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी इज डूइंग सर्कुलर मोशन एंड इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और उस सर्कुलर मोशन, जब वो अपना सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसमें उसकी स्पीड का अगर कांस्टेंट है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ मोशन, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। उसके मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है, यूसीएम। और एक और पॉइंट आप कह सकते हैं कि if during during a circular motion if during a circular motion ठीक है, if during a circular motion a body covers equal distances, ठीक है, equal distances along circumference, ठीक है, along circumference। तो जिस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, उस सर्कुलर पाथ पर अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है, ठीक है, along circumference, है ना। if during a circular motion a body covers equal distances along circumference in equal interval of time in equal intervals of time in equal intervals of time, its its motion is called its motion is called ठीक है, its motion is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ में आई नहीं आई, बताओ आप, समझ में आ गया पॉइंट। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है और ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो उसका जो मोशन है क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कहलाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, इफ अ बॉडी इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन एंड ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस अलोंग द सर्कमफ्रेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। दोनों पॉइंट समझ में आए या नहीं आए, बताओ। दोनों पॉइंट समझ में आए, ठीक है, क्लियर हाँ है ना। सर। अब हाँ। तीसरा पॉइंट एक स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट ये है, देखो, आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टडी करा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने यूनिफॉर्म मोशन स्टडी करा है। तो यूनिफॉर्म मोशन जब होता है तो कोई भी जो बॉडी होती है उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, बता सकते हो आप। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन में यूनिफॉर्म मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो नहीं होगा कुछ। यानी एक्सेलरेशन होगा, जीरो होगा एक्सेलरेशन, हाँ। ठीक हाँ। है।
तो अभी क्वेश्चन हम यहाँ पर ये पुटअप कर रहे हैं कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, इफ अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन its acceleration will be zero or not in case of uniform Yes, circular sir, it motion. will be 0. Okay, so let's check this answer. अपन इस आंसर को चेक करते हैं, ठीक है? So let's check this answer. I am writing here is state I am writing here a statement कि when हम ये लिखते हैं कि भाई यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ accelerated is a accelerated motion. Okay, so we are going to check this statement. This is statement is right or wrong, because you just answered that if a body is doing a uniform, like you answer according to what we did in our straight line motion, है ना? उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर करा है। स्ट्रेट लाइन मोशन में जब भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन करती थी तो यूनिफॉर्म मोशन में उसकी वेलोसिटी और स्पीड कांस्टेंट थी, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। बट अब हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन है तो मतलब उसका एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ही नहीं, है कि नहीं? अगर एक्सेलरेटेड मोशन कह रहा हूं मैं तो भाई उसका एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ही नहीं। तो एक्सेलरेशन जीरो क्यों नहीं हो रहा, इसको हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं। कोई बॉडी जो है वो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है, हमने उसका सर्कुलर पाथ बना दिया, ठीक है? ये सर्कुलर पाथ ड्रॉ करा। इस सर्कुलर पाथ का ये सेंटर ले लेते हैं, और सेंटर ले लेते हैं। अब सेंटर से मान लो एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर वो बॉडी कहाँ थी, इस पी पॉइंट पर थी, किसी इंस्टेंट पे पी पर थी। अब पी से चल के किसी टाइम इंटरवल में वो कहाँ आ गई, क्यू पे आ गई। समझो बात को, पहले पी पर थी, पी से चल के कहाँ आ गई, क्यू पर आ गई। तो अगर मैं इफ आई वांट टू आस्क यू that I am saying that this body is doing a circular motion with a constant speed, with a constant speed. I am writing here constant speed. This body is doing circular motion with the constant speed of v meter upon second. ठीक है? कितनी कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है वो, v मीटर पर सेकंड से मोशन कर रही है। तो कहने का मतलब ये होगा कि इफ आई हाउ कैन आई रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एट द पॉइंट p एंड q? We studied already this thing that if for any curve, if an at any curve if a body is doing a motion, अगर किसी कर्व पर बॉडी मोशन कर रही है ना, और आपको उसकी वेलोसिटी को बताना है, तो वेलोसिटी कैसे बताओगे, क्या तरीका है, ध्यान है आपको? वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं हम, है ना? ये तो अपने नोट्स में याद है, तो आप पहले बता दो स्क्रीन पे आने से पहले पहले। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, हम यहाँ तो मान लो कर्व, मान लो ये तो पूरा सर्कुलर मोशन है। अगर मान लो सर्कुलर मोशन में भी एक पार्ट ले लें अपन उसका, तो वो कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस कर्व के किसी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो वो वेलोसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्या करते हैं वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए, जल्दी से बता दो। देखो आने वाला है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को? ये कर्व है, इस कर्व हाँ पे वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके, है हाँ क्या नहीं? एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते ना। देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया था। जैसे कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर आप उसको किसी पॉइंट पर उसका मोशन आपको यानी उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करते थे अपन, एक टेंजेंट ड्रॉ कर tangent देते ड्रॉ कि नहीं? करते थे। ठीक है ना बेटा, तो याद है, ये तो अपने करा हुआ है। तो कोई बात नहीं, वो कर्व था, यहाँ पर अपना पूरा एक सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ का अगर आप कोई भी एक पॉइंट लेते हो और उस पॉइंट पर आप क्या निकालते हैं, उस पॉइंट पर अगर जैसे हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो ये आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है? और एक टेंजेंट आप क्यू पे ड्रॉ कर दो, ये क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है? तो दो टेंजेंट आपने ड्रॉ करे और ये बॉडी इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन। तो इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ही टेंजेंट ड्रॉ करने। तो इसको अगर मैं कह दूं, इसको वीपी वेक्टर लिख दूं मैं, और इसको लिख दूं वीक्यू वेक्टर। वेक्टर जैसे लगा देंगे, ध्यान रखना कि हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी सॉरी, स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होती है, वेलोसिटी होती है। स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होती है, वेलोसिटी। अगर मैं कहूं कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वीक्यू वेक्टर, समझ रहे बात को, मैग्नीट्यूड ऑफ वीक्यू वेक्टर है और मैग्नीट्यूड ऑफ वीपी वेक्टर है, और ये अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड होता है कि नहीं होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो स्पीड ही होता है ना। तो ये वीपी और वीक्यू पे जो स्पीड होगी वो तो वी ही होगी। बोलो, स्पीड तो सेम होगी, ठीक है? पर आप ये बताओ, क्या डायरेक्शन सेम है क्या, पी पॉइंट पर क्यू पॉइंट पे? बोलो।
यस और नो नो? सर नहीं है। डायरेक्शन सेम नहीं है तो क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, सो वेलोसिटी इज वेरिंग। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है ना। तो कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन करती है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, उसके साथ उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है पर डायरेक्शन चेंज होती रहती है। क्योंकि क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है अपने पास, वेलोसिटी हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड, है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू आप जब लिखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड और प्लस क्या होता है, डायरेक्शन। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड मतलब हो गया स्पीड। तो जब भी बॉडी यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी स्पीड जो यानी कि मैग्नीट्यूड वाला जो पार्ट है वो तो क्या है, कांस्टेंट है, पर जो उसकी डायरेक्शन होती है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली वेरिंग, continuously vary हो रहा है, continuously varying. So because its direction is continuously varying, so velocity is not velocity is not constant. ठीक है, कोई पूछे क्यों नहीं है कांस्टेंट तो आप बताओगे वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली एट ईच पॉइंट during its circular motion. The direction is continuously changing at each point, okay, so that velocity is a combination of magnitude and direction. So magnitude is constant because speed is constant but direction is not constant. Now because its direction is varying continuously, so that velocity is also varying. So velocity is not constant and and it is and it is varying it is varying at each point of circular motion, ठीक है, circular motion, so that और चेंज इन वेलोसिटी को ही आप क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप क्या लिख सकते हैं, सो डेट यूसीएम इज अ एक्सेलरेटेड यूसीएम इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। यूसीएम क्या हो गया बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब हो रहा होता है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी और स्पीड दोनों कांस्टेंट होते हैं, इस वजह से एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। पर जब यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन अलग है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है पर क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होती है, वेलोसिटी वेरी करती है और वेलोसिटी का वेरी होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन कहलाता है। इसी वजह से हम यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन जो होता है उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, यानी कि वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। बोलो समझ में आई बात नहीं आई? हाँ सर क्लियर है? समझा। क्लियर? चलो, अभी हमने ये स्टडी कर लिया, 2 पॉइंट हमने यहाँ से स्टडी करे और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है और यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन जो होते हैं उसमें वेलोसिटी जो ओनली स्पीड कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी वेरी करती है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिख देता हूँ, 2 एग्जांपल डेट मोशन ऑफ द टिप ऑफ द एग्जांपल 2 लिख देता हूँ यहाँ पे टू रिमेम्बर मोशन ऑफ द टिप। ठीक है, मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड, मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक। ठीक है, तो पहली बात, एक एग्जांपल ये याद रख लेना आप। एक और एग्जांपल बताऊं, मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ द रिम, मोशन ऑफ द पॉइंट ऑफ अ रिम। ठीक है, पॉइंट ऑफ अ रिम ऑफ अ व्हील, रिम ऑफ अ व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये हो गई बात। आ गया यहाँ तक समझ में? क्लियर है ये वाला पेज? कोई डाउट नहीं हाँ है? सर। ठीक है,
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टडी करा था, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की कुछ टर्म्स थी जो आपको आनी चाहिए बिफोर बिफोर स्टडिंग एनी टाइप ऑफ मोशन। कोई भी आप जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड टर्म्स आपको आने चाहिए। अब आप यहाँ पर सर्कुलर मोशन स्टडी कर रहे हो, तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्म्स जो है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन हम यहाँ देखते हैं। देखो आप, सो आई एम राइटिंग हियर टर्म्स रिलेटेड टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये टॉपिक स्टडी करते हैं कि भाई कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड है सर्कुलर मोशन से। टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। तो फर्स्ट जो टर्म हम ले रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फर्स्ट जो टर्म है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो अपन डिनोट करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वैसे हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन डेल्टा थीटा लिख देते हैं, डेल्टा थीटा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अब डिनोट करेंगे हम यहाँ पर, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉडी ले लेते हैं जो कि क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है। सो लेट्स सी हियर, let us consider that there is a body which is doing a which is doing a circular motion। क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। उस सर्कुलर पाथ का सेंटर हमने ओ से ले लिया। ठीक है, और इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये सर्कुलर मोशन के डायरेक्शन हो गए। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी1 ले लेते हैं अपन। एट एनी टाइम टी1, किसी टाइम टी1 पर जो है उसकी पोजीशन क्या थी, पी थी। क्या थी, पोजीशन पी। तो ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है उसको आप, ये रेडियस हो जाएगी सर्कुलर पाथ की। क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी सर्कुलर पाथ की। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब मान लो टाइम टी2 हो गया, और ये जो टाइम टी1 से टी2 हुआ है, इसमें इसकी नई पोजीशन क्या हो गई, क्यू हो गई। ठीक है, तो पी से कहाँ, यानी टी2 माइनस टी1 टाइम इंटरवल में ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर कहां से कहां डिस्प्लेस हो गई, पी से क्यू डिस्प्लेस हो गई। अब ये जो पी से लेके क्यू तक डिस्प्लेस हुई है, तो इस डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट में जो इसने एंगल यहाँ पर कवर किया है, डेट एंगल। ठीक है, डेट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, मान लो कि हम रेफरेंस भी अपन को लेना पड़ेगा ना, कुछ इनिशियल पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं अपन, ये इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं पी नॉट। और यहाँ पर टाइम कितना था, यहाँ पर टाइम था 0 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा अपन ने टाइम, यहाँ पे टाइम कितना है, 0 सेकेंड है। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर तो टाइम कितना लिया आपने, टी इजिकल टू टी1 टाइम हो गया। यहाँ पर टाइम कितना हो गया, टी इजिकल टू टी2 हो गया। और यहाँ पर टाइम क्या है, टी इजिकल टू 0 सेकेंड है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बताओ। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है ना। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको डिफाइन करना है, तो पहले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या होता है, इट इज इट इज एन एंगल, इट इज एन एंगल स्वेप्ट, इट इज एन एंगल स्वेप्ट बाय a by a radius vector of a body, of a body doing doing circular doing circular motion। ठीक है, रेडियस वेक्टर मतलब ये रेडियस, ये आर जो है ये रेडियस को डिनोट कर रहा है। तो ये आर जो हो जाएगा रेडियस वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसके अंदर कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या आ रहा है, ये इनिशियल पॉइंट क्या था, ये पी नॉट, इनिशियल क्या था, पी नॉट। तो पी नॉट से पहले इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, पी, है ना। यहाँ पर अपन ने दिया हुआ है, इसको पी दिया हुआ है, तो ये पी लिख देते हैं हम, इसको पी कर देता हूँ। और पी से क्या आ गई, क्यू। तो अगर मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है बिटवीन पी टू क्यू, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ही फाइंड आउट करना चाहें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग ड्यूरिंग टाइम इंटरवल
ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। ठीक है, टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस t1 है। तो देखो जब टाइम t1 था तो उसकी पोजीशन क्या थी, जब टाइम t1 था तो मान लो उसकी पोजीशन कितनी थी, पोजीशन आपको इस रेड वाली लाइन से लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन थी मान लो θ1। पोजीशन यानी कितना एंगल सबटेंड करा है उसने, समझ रहे हो, एंगुलर पोजीशन देनी है। एंगुलर पोजीशन का मतलब है कितना एंगल सबटेंड करा है उसने। तो देखो जब टाइम t1 था, तो टाइम t1 पे उसकी पोजीशन क्या थी, p, और जब पोजीशन p थी तो उसकी एंगुलर पोजीशन कितनी थी, θ1। समझ रहे हो बात को। उसके बाद जब टाइम t2 हो गया, तो उसकी एंगुलर पोजीशन यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, ये वाली अपन बात कर रहे हैं, ये थीटा वाली, वन प्लस ये θ2 लेंगे, 1 सेकेंड, ये कितना लेंगे, θ2। समझे बात को। तो अब आपका जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल के क्या लिया है आपने, t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो थीटा कौन टू। रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, θ2 माइनस θ1 होगा या नहीं होगा, ये बताओ। समझ में आ रहा है कुछ डायग्राम से, कोई दिक्कत ना हो, मतलब बता दो दिक्कत हो। देखो P0 से ये जो P0 है, इनिशियल हमारा पोजीशन है, वहां से लेके P तक का एंगल कितना है, θ1। फिर इनिशियल से ही Q तक लेना, वो कितना है आपका, θ2 है। तो P से Q तक के बीच का एंगल कितना होगा, θ2 माइनस θ1 होगा कि नहीं होगा, हाँ हाँ सर, होगा ना बेटा, बराबर। θ2 माइनस θ1 होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 कितना आ जाएगा, ये θ2 माइनस θ1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, θ2 माइनस θ1। और इस θ2 माइनस θ1 को अपन कर देंगे डेल्टा डेल्टा थीटा। और ये डेल्टा थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, एंगुलर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। यानी t2 माइनस t1 जो टाइम इंटरवल है, t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, डेल्टा थीटा आ गई। रिप्रेजेंट कर दोगे इसको, ठीक है, बोलो, हाँ सही है। सर। अच्छा इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, अभी अपन बात करें एसआई यूनिट इसकी, एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट अपन को बतानी है, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बोलो, एंगल को किसमें मेजर करते हैं, एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियंस या फिर डिग्री। रेडियन, रेडियन, हाँ रेडियन, बस रेडियन। तो कितना आ जाएगा, ये रेडियन आ जाएगा। और ये इसकी कुछ डायमेंशन होती है क्या, डायमेंशन कुछ होती है क्या, या फिर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्या है ये, डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्या है ये, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी वेक्टर होती है, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी होती है। तो ये क्या आ जाएगा आपके, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्या जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। अभी ये पॉइंट समझ में आए नहीं आया आपको, क्लियर है पॉइंट सारे, हाँ। कुछ हाँ भी सर। दिक्कत हो तो बता देना। आप जैसे आपने वहां पर डिस्प्लेसमेंट स्टडी करा था, तो डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या स्टडी किया था हमने, वेलोसिटी। अब यहाँ पर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टडी करा है, इसके बाद अपन क्या स्टडी करेंगे, एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी। इसको स्टडी करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, एंगुलर वेलोसिटी को वैसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ठीक है, तो अभी मैं शो करता हूँ आपको, पहले देखो आप। अच्छा ये बताओ, एंगुलर यानी डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं अपन, वेलोसिटी तो अपन ने पढ़ा हुआ है ना, वेलोसिटी तो स्टडी करा है। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है क्या नहीं, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और क्या कह सकते हो आप, चेंज इन, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंड चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं एवरेज, एवरेज एंगुलर, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी आप बताओ? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे देते थे अपन? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अपन देंगे तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे दे दोगे आप? बोलो। एवरेज कब निकालते? जब टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल था कि नहीं था अपना? बोलो बेटा। हाँ, टाइम इंटरवल टाइम था। इंटरवल था ना। इस टाइम इंटरवल में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है तो आपकी? क्यू टी, थीटा, क्यू टू थीटा टू, माइनस क्यू वन डिवाइडेड थीटा बाई टी थीटा टू माइनस टी। थीटा है, हाँ थीटा सॉरी। थीटा टू माइनस थीटा वन। ठीक है, डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, तो जब भी टाइम इंटरवल आता है तो जो एक्सेलरेशन जो भी निकाल रहे हो क्वांटिटी, जैसे अपन यहाँ पर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगी? एवरेज होगी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास कितना आ जाएगा? थीटा टू माइनस थीटा वन डिवाइड बाय T2 माइनस T1, यानी कि आ जाएगा आपके पास डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? ये हाँ फॉर्मूला आपके सर। पास आ जाएगा। किसका फॉर्मूला बनेगा ये आपके पास? एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का किसका सर फॉर्मूला आप बनेगा एक बार बेटा? प्रीवियस स्लाइड में हाँ जाओगे? बिल्कुल, 1 सेकेंड, ध्यान से देखते आना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास बच्चे बना, क्योंकि आगे भी बहुत काम आएंगे ना। बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हो आप, पहली बार पढ़ रहे हो सर्कुलर मोशन, तो है ना। तो बिल्कुल आगे भी बहुत काम आएंगे, इसलिए बिल्कुल अपन एलिमेंट्री डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। समझ में आया? आपको मैंने हाँ पहले ही एक तरीका बताया हुआ है कि जब भी किसी टाइम इंटरवल के लिए क्वांटिटी निकलवाएगा तो वो एवरेज ही होगी। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना है? T2 माइनस T1 है ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखी है। तो एवरेज जो आपके पास आई है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का। अब ये तो एवरेज वेलोसिटी है। अब एवरेज वेलोसिटी से अगर अपन को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो, ये तो फॉर्मूला आपके पास आ गया एवरेज वेलोसिटी का। अब हमें फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस कैसे देते थे, ध्यान है आपको? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब बताओ? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? किसी इंस्टेंट पे जो अपन निकालते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है? किसी इंस्टेंट पे निकालते हैं, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। तो किसी इंस्टेंट पे अपन निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? इंस्टेंट क्या होता है बोलो? इंस्टेंट क्या होता है? इंस्टेंट क्या करोगे? लिमिट लगा दोगे, लिमिट हाँ डेल्टा सर। टी टेंड्स टू जीरो कर देंगे। ठीक है, ये डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी हो जाएगा, सेम स्टेप से। ठीक है, तो ये जो ऐसा वाला ट्राइंगल वाला डेल्टा बनाते हैं, ये क्या बताता है अपन को? ये क्या बताता है हमें? एग्जैक्ट एवरेज। डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन या इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन? इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, और अगर आप इसको इंस्टेंटेनियस निकाल दें तो आपको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मिलता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास? डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। So this d theta divided by dt is the exact differentiation, and this is the formula for instantaneous angular velocity. बोलो आया समझ में? समझ में आई बात? इसको हम क्या लेंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आगे चले? क्लियर है यहाँ तक? हाँ हम्म, सर। सर ठीक है। एक मिनट। हाँ देखो आराम से। नोट्स में दे दूंगा आपको आज ही, है ना, नोट्स का मत टेंशन लेना। मुझे बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी? सर पहले जैसा ही होगा ना? हाँ पर बताओ ना क्या होगा, यूनिट क्या आएगी? रेडियन अपॉन, रेडियन हाँ, मीटर पर सेकंड। नहीं नहीं, रेडियन डिवाइड बाय सेकेंड हाँ होगा ना सेकंड, खाली। सॉरी सॉरी ठीक है, सॉरी। हाँ। और इसका जो है डायमेंशनल इक्वेशन बताओ क्या होगी? m0 l0 t रेज टू पावर -1, ये इसके डायमेंशनल इक्वेशन है। वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, हाँ सर। क्लियर है? आगे चलो। हाँ।
ठीक है, अभी नेक्स्ट इसी से रिलेटेड पॉइंट ले रहे हैं हम। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी को v से ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम ओमेगा से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, वही लेट अस कंसीडर कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है इस तरह से, ये कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। तो एक स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हैं हम, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हैं, और उस स्मॉल टाइम इंटरवल में मान लेते हैं कि जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी वो जो मोशन कर रही है पी से लेके क्यू तक, और उस पी से क्यू तक में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डेल्टा थीटा है। ये आपका ओ सेंटर हो गया, आर रेडियस हो गई, डेल्टा टी जो है वो हमारे पास का है टाइम इंटरवल है, ठीक है। और जो आर, जो इतना छोटा, आपने बहुत स्मॉल टाइम, ध्यान से सुनना बात क्या कह रहा हूं मैं, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल लिया है, इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि ये जो पी से लेके जो क्यू तक जो मोशन हो रहा है आपका, यू कैन कंसिडर दिस एज अ लीनियर मोशन। क्या कंसिडर कर सकते हैं अपन इसको, लीनियर मोशन कंसिडर करते हैं। और वो जो पी से क्यू तक की जो डिस्टेंस इसने कवर करी है उसको डेल्टा एस से बता दिया मैंने। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है बात। हम एक बहुत हाँ स्मॉल सर। टाइम इंटरवल लिया है डेल्टा टी, उस उतने स्मॉल टाइम इंटरवल में ये बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पर पी से क्यू तक इसने मोशन करा है, ठीक है। तो पी से क्यू तक जो मोशन करा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा थीटा, और पी से क्यू तक जो उसने डिस्टेंस कवर करी है उसको अपन एक लीनियर डिस्टेंस मान सकते हैं, जिसको अपन ने डेल्टा एस ले लिया, ठीक है। और आर्क क्या है, पी क्यू इसमें आर्क है, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर, एक फॉर्मूला सुना होगा आपने कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस, होता है कि नहीं होता, होता है, सुना है। एंगल इज हाँ इक्वल टू क्या हाँ। था, आर्क डिवाइड बाय रेडियस होता है। अब एंगल कितना अपना यहाँ पर डेल्टा थीटा है, आर्क कितनी है मेरी पी क्यू है, ठीक है, और रेडियस क्या है मेरी आर है। आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं कि जो टाइम डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, क्या कह रहा हूं मैं, जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। तो डेल्टा टी इतना स्मॉल है कि जो मेरी पी क्यू आर्क है उसको मैं ऑलमोस्ट इक्वल ले सकता हूँ किसके, जो लीनियर डिस्टेंस उसने कवर करी है डेल्टा एस उसके बराबर। तो पी क्यू तो मेरी आर्क है, और डेल्टा एस जो है वो लीनियर डिस्टेंस है जो कि उसने पी से क्यू तक कवर करी है। तो यहाँ से डेल्टा थीटा इजिकल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डेल्टा एस आ जाएगा, और ये डेल्टा एस डिवाइड बाय आर आ जाएगा, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई डेल्टा एस इजिकल टू आर डेल्टा थीटा, लिख सकता हूं मैं, नहीं लिख सकता, ठीक है। अब डेल्टा टी का तो मैं दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ, डेल्टा टी का मैंने यहाँ भी डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी का यहाँ भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, इसमें हम लगा देते हैं लिमिट, के लिमिट लगा देते हैं, और लिमिट ये करते हैं कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी बहुत स्मॉल टाइम है तो ये डेल्टा एस बाय डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। ये एक बात ये हो गई। और इसी तरह तरह यहाँ पर आर रख देता हूं मैं, और आर, और यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और इसको कर देता हूँ डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब एक बात नोटिस करो आप यहाँ पर कि ये जो क्वांटिटी आ रही, पहले तो ये बता दो, ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये क्या क्वांटिटी बन गई आपकी, ये जो क्वांटिटी बनी है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये क्या क्वांटिटी बनी है भाई, हम्म, जल्दी से बता दो। इसी स्क्रीन पर तो है, इसी स्क्रीन पर है ना, क्या क्वांटिटी बनी है तो ये, मतलब क्वांटिटी मतलब स्केलर क्या, वेक्टर की टाइप अरे की? नहीं, क्या शो कर रहा है ये, क्या चीज शो कर रहा है ये, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, क्या शो कर रहा है, किस किस क्वांटिटी को शो कर रहा है, यानी एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी को शो वेलोसिटी। कर रहा है। हाँ तो लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है, हम्म, ये रहा ना, एवरेज। एंगुलर वेलोसिटी है ना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये रहा ना, देखो, सर इंस्टेंटेनियस। हाँ 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 है ना, इंस्टेंटेनियस। तभी तो लिमिट लगाई है अपन ने। तो ये तो इजिकल टू आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, इसको ओमेगा कर देता हूँ। और ये देखो आप, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कौन सा, ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में टाइम की वजह से चेंज होगा तो क्या आएगी, लीनियर वेलोसिटी आएगी ना आपके पास, आएगी नहीं आएगी,
हाँ आ जाएगी। तो ये आपका रिलेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी सारे न्यूमेरिकल होते हैं इससे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या होता है v इज इक्वल टू, क्या होता है आपके पास, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। आया समझ में? v इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा आर आ गया। इसी को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये होता है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर और क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये इसकी वेक्टर फॉर्म में है। क्या है ये, वेक्टर फॉर्म में। आया समझ में? बोलो, रिलेशनशिप आई समझ में? हाँ सर समझा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। ठीक है, अभी नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं इसमें। चलो यहाँ तक आया है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं इसमें। नेक्स्ट डेफिनेशन तो बहुत इजी है, एलिमेंट्री डेफिनेशन है, काफी काफी जगह आपने स्टडी करी होंगी इसको। हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की। किसकी बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है बताओ, टाइम पीरियड क्या टाइम होगा? टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट। साइकिल। यस। एक साइकिल जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में एक साइकिल पूरी करने में जो टाइम वो लेगा उसको क्या बोलते हैं अपन, टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन हम क्या लिख देंगे कि इट इज अ टाइम टेकन, इट इज अ टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट, टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, टू कंप्लीट वन साइकिल और और वन वन रेवोल्यूशन, ये भी कह सकता हूँ ना। वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में जो उसको टाइम लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी टाइम पीरियड की, बता दो तो। टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या होगी, सेकंड। सेकंड। ये तो टाइम ही ना वो, टाइम पीरियड की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। टाइम पीरियड आ गया आपको। ठीक है, टाइम पीरियड के बाद जो नेक्स्ट अपन ले रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कई तरीके से डिनोट करते हैं, कोई न्यू से भी बताता है। तो मैं यहाँ सिंपल सा नोटेशन ले रहा हूँ एफ। ठीक है, सिंपल सा नोटेशन ले रहा हूँ एफ, और एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स और नंबर ऑफ साइकिल्स और रिवोल्यूशंस। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स और रिवोल्यूशन कंप्लीटेड कंप्लीटेड इन पर यूनिट टाइम, कंप्लीटेड इन पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। कोई प्रॉब्लम डेफिनेशन में, समझ में आ रहा है? हाँ यानी सर। एक साइकिल या एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको तो बोलते हैं टाइम पीरियड। और पर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी अपन इसमें एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना चाहते हैं टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना चाहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपके पास, फ्रीक्वेंसी को अपन ने एफ से दे रखा है, फ्रीक्वेंसी को किससे दे रखा है आपने, एफ से दे रखा है, और टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड को टी से दे रखा है ना। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है पर यूनिट टाइम में, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम में देने के लिए आप फ्रीक्वेंसी और इनका रिलेशन क्या हो जाता है, एफ इज इक्वल टू वन बाई टी। ठीक है, एफ इज इक्वल टू वन बाई टी, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये रिलेशनशिप हो गया आपका किस किसका, फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो क्या लिखोगे आप, एसआई यूनिट क्या होगी फ्रीक्वेंसी की, वन अपॉन सेकेंड। ठीक है, और वन अपॉन सेकेंड को ही बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हर्ट्ज। हैं, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एच जेड से। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है? हाँ यहाँ सर पर समझा। टाइम पीरियड के आप ऐसा यूनिट, टाइम पीरियड की डायमेंशनल इक्वेशन लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा, टी की पावर वन। और इसे फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल इक्वेशन आप लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, टी की पावर माइनस वन। आया समझ में?
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर टाइम पीरियड समझा। समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। हाँ अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको अब इसमें एंगल में बताना है। ठीक है, एंगल में बताना है कि एंगल में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एंगल में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो वन रेवोल्यूशन अगर कोई बॉडी कंप्लीट करती है तो वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो कितना एंगल कवर करती है? एक रेवोल्यूशन जब वो कर रही है, वन रेवोल्यूशन, यहाँ पे देखना आप कि वन रेवोल्यूशन जब वो कवर कर रही है तो वन रेवोल्यूशन कवर करने में उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो जाएगी? 2 पाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो। ठीक है, बोलो। सर, वन एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। वन रेवोल्यूशन जब वो चलेगा, वन रेवोल्यूशन एक पूरा चक्कर चलेगा तो 360 डिग्री एंगल होगा नहीं होगा? हाँ कंप्लीट होगा हाँ ना? तो उसका हाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया, 2 पाई हो गया। हाँ। आया समझ में? और वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको, वो टाइम कितना होगा? बोलो। उस टाइम को कैसे डिनोट करते हो आप? बताओ। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन? यहाँ देखो ना डेफिनेशन आप, टाइम क्या कहते हैं? पीरियड। टाइम पीरियड बोलते हैं। टी से डिनोट कर दूं। ठीक है, अब देखो ओमेगा जो होता है, ओमेगा, आपने अभी पीछे एंगुलर वेलोसिटी स्टडी करा था तो वहीं से ही मैं बता रहा हूँ ओमेगा को क्या करेंगे आप? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा तो टाइम कितना हो जाएगा? टी होगा नहीं होगा? कैपिटल टी। आ रही बात समझ में? हम्म। हाँ सर। ठीक है, अब आप देखो बिकॉज एफ इजिकल टू क्या होता है? 1/t होता है। एफ इजिकल टू क्या होता है? 1/t होता है। तो 1/t होता है तो यहाँ से ओमेगा इजिकल टू कितना जाएगा आपके पास? 2 पाई एफ आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बताओ, आ जाएगा? हम्म। सर कैसे? 1/t की वैल्यू एफ रख दो ना, ये 1/t है ना, 1/t की वैल्यू हाँ एफ रख हाँ दो तो 2 पाई एफ आ हाँ जाएगा। सर। तो इस तरह से जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका? ओमेगा इजिकल टू 2 पाई एफ। ठीक है, आया समझ में? फॉर्मूला समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर हम्म। समझा। तो ये हमने आपको सॉल्व कराया, ये भी एक रिलेशन हमने करा दिया आपको। अभी अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम अब। यहाँ तक आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग एल्स? कुछ भी मतलब पूछना हो आपको? समझ में आ रहा है? एंगुलर हाँ डिस्प्लेसमेंट स्टडी करा, एंगुलर वेलोसिटी स्टडी करा, रिलेशन स्टेब्लिश कर दिया है हमने उसका, फिर टाइम पीरियड स्टडी करा है, फ्रीक्वेंसी स्टडी करा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हमने आपको बता दिया। आगे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मान लो मैं अभी थोड़ा सा एक सेकंड लेता हूँ आपका, यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करते हैं। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दे दिए जाते हैं आपको, जिसे आपको दे दें कि देर इज एन इजिकल टू, आपका दे रखा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, एन इजिकल टू दे रखा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको दे दिए। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर आपको दे दे तो आपको फिर आपसे कहे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कई बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसे दे देते हैं कि भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो 700 रेवोल्यूशन है, मान लो 600 रेवोल्यूशन दे दिया आपको पर यूनिट टाइम। तो इसे एन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको दे दिया पर यूनिट टाइम, नंबर पर यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दे दिए पर यूनिट टाइम, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पर सेकंड हो गई नहीं हो गई? आई बात समझ में? रेवोल्यूशन पर सेकंड हो गई। अब इससे अगर आपको समझने की कोशिश करना, थोड़ा क्वेश्चन आएगा तब कैसे करोगे आप, ओमेगा आपको निकालना है। तो ओमेगा निकालने के लिए, ओमेगा आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ओमेगा में लिखना है। तो ओमेगा में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर एन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जैसे आपको दे दिए कि 300 रेवोल्यूशन हो रहे हैं पर सेकंड में, तो 300 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो गए। यहाँ मुझे बताओ ये जो ओमेगा है आपका, इस ओमेगा की यूनिट क्या है? इस ओमेगा जो आपने यहाँ लिखा हुआ है, इस ओमेगा की यूनिट क्या है बताओ मुझे। हम्म। सर, ओमेगा का यूनिट मतलब? अरे भाई ओमेगा कोई क्वांटिटी है ना, जैसे आपने यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला हुआ है उसको, चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है, तो इसकी यूनिट तो होगी ना इस क्वांटिटी की कुछ ना कुछ, जैसे वेलोसिटी, जैसे फ्रीक्वेंसी की 1/2 है कि नहीं? तो ऐसे इसकी भी तो कुछ यूनिट होगी। हाँ, क्या हाँ होगा? सर। तो क्या यूनिट होगी? तो यहाँ ये जो ओमेगा आपने बनाया है, सर या हर्ट्ज का एंड ये जो फॉर्मूला बनाया आपने, ये बनाया ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी से। किससे बनाया है? थीटा अपॉन टी से। तो थीटा की यूनिट क्या होती है? एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। रेडियन। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। ठीक है। हाँ तो सर। जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है, ध्यान से समझना, मैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और टाइम आज के सेशन में बचेगा तो मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा आपको। तो ओमेगा जो है, ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसकी एसआई यूनिट रेडियन अपॉन सेकंड है। ठीक है। अब आपको जो यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दी, वो तो रेवोल्यूशन पर सेकंड दे दी, मान लो इस तरह से दे दिया, या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दे दिए आपको, रेवोल्यूशन पर सेकंड दे दिया आपको। तो आप ओमेगा कैसे निकालोगे? ओमेगा तो रेडियन पर सेकंड में है ना। ओमेगा किस में है? रेडियन पर सेकंड में। तो ध्यान से सुनो, एक तो तरीका ये है, देखो, एक मेथड बता रहा हूँ, नोटिस करना उस मेथड को। जैसे ये एन जो है, आपको एन किस में दे रखा है? रेवोल्यूशन पर सेकंड में दे रखा है। किस में दे रखा है? रेवोल्यूशन पर सेकंड में। ठीक है। ये कितने में दे रखा है आपको? रेवोल्यूशन पर सेकंड में दे रखा है, ये एन दे रखा है। तो इससे अगर आपको ओमेगा निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन? एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर कर देंगे 2 पाई एन। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है फिर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दे रखा है। और अगर ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है, जैसे इसको सॉल्व सर करोगे। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं आएगा? नहीं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन साइकिल्स एंड पर रेवोल्यूशन। सेकेंड ही तो होता है, यही तो फ्रीक्वेंसी होती हाँ है। तो ये आ गया आपके पास, ये किस में आ गया आपका? रेडियन। ये आपके पास आ गया रेडियन पर सेकेंड में। किस में आ गया ये? सर, पर तो ऊपर और नीचे जो मतलब आपने जो पहले लिखा है उसके बाद में लिखा है, उसमें डिफरेंस क्या है? एन और एफ का ही तो है, जो दोनों अभी सेम मैं है। एक चीज बता रहा हूँ ना, अब कई क्वेश्चन में आप देखो तो सही, कई क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है आपको रेवोल्यूशन पर मिनट। किसमें दे दिया जाता है? रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो फिर आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? तो आप क्या लगाओगे? तो फिर आपको लगाना है 2 पाई एन बाय 60। क्या लगाओगे? 2 पाई एन बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। ये बताना था मुझे। आया समझ में? ओके। ठीक है। तो आपको जब भी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, कि आपको रेवोल्यूशंस दे रखे होंगे कि भाई इतने रेवोल्यूशन, जरूरी नहीं है पर यूनिट टाइम ही दे दे, कि देखिए इतने रेवोल्यूशन इतने मिनट में लगा रहा है, या इतने सेकंड में, इतने आवर्स में लगा रहा है। तो वो पर यूनिट टाइम में निकालना है, तो उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ रख देना। ठीक है। तो ये अगर एन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपको दे रखे हो, तो आप इस तरह से फॉर्मूला लगा देना। आया समझ में? ठीक है। फिर न्यूमेरिकल तो हम बताएंगे इसे आपको। क्लियर हो गई बात? हाँ है सर। ना? चलो, अब आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन बात करते हैं। तो ये तो सारी जो भी डिस्कशन था हमने कर लिया रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी, है ना? अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी, अपन कुछ नंबरिंग कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड, है ना? इसके बाद ये आई थिंक ये थर्ड हो जाएगा अपना। थर्ड के बाद फोर्थ फ्रीक्वेंसी की बात करी अपन ने। फिफ्थ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर लिया। अब सिक्स्थ आ जाते हैं हम। सिक्स्थ बात करेंगे हम एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। तो आपने लीनियर एक्सीलरेशन भी स्टडी करा था। तो लीनियर एक्सीलरेशन में क्या था? लीनियर एक्सीलरेशन भी तो स्टडी किया था आपने। तो लीनियर एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला, क्या अपन ने डेफिनेशन दिया था? लीनियर एक्सीलरेशन का अपने पास डेफिनेशन ये था कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैसे डिफाइन करोगे इसको? एंगुलर एक्सेलरेशन को रेट इन ऑफ वेलोसिटी। हाँ, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। और या फिर आप ये कह सकते हो कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है।
पर यूनिट टाइम। आया समझ में? ये तो डेफिनेशन हो गई। अब मान लो कि T1 टाइम जो है, T1 टाइम पर जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो कितनी है? ओमेगा 1, है ना? तो ये तो इनिशियल हो गई। और T2 जब टाइम हो गया, तो T2 टाइम पे जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी थी वो कितनी है? ओमेगा 2 है। समझ में आ रहा है? T1 टाइम पर जो थी, T1 टाइम पे इनिशियल कर लेते हैं अपन, T1 टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, और T2 टाइम पर जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई आपकी, वो कितनी हो गई? ओमेगा 2 हो गई। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? और एवरेज। सर आपने उधर T2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 और T2 इक्वल्स टू ओमेगा 2 लिखा है। ये T1 है, T1, T1, ओके। T1 में ओमेगा 1, T2 में ओमेगा 2, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या दे सकते हैं? एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते हैं ना अपन, है ना? एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा, अल्फा एवरेज करके दे देते हैं अपन। तो अल्फा एवरेज क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना हो गया? T2 माइनस T1 हो गया। ये आपके पास कितना जाएगा? डेल्टा ओमेगा हो जाएगा, और ये डेल्टा टी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। आया समझ में? नहीं आया? बोलो। हाँ सर, हाँ। तो ये तो बात हो गई आपके एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन की। अभी यहां से हम क्या बना सकते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा उसको अल्फा से देंगे हम, और लिमिट लगा देंगे, ठीक है? और लिमिट लगा के डेल्टा टी टेंस टू 0 कर देंगे। ये डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है? और इसी को हम क्या कर देंगे? अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी कर देंगे। बोलो, आया समझ में? ठीक है? तो ये आपके हाँ पास आ सर। गया अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्लियर है? अगर हम बात करें इसके एसआई यूनिट की, कि भाई इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर। है ना? रेडियन डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। और इसकी जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी? m0 e raised to l0 minus 2। t रेस टू पावर -2। आ रहा है समझ में? और वेक्टर क्वांटिटी तो ये है ही सही, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक बात? आ रही है समझ में? हाँ हाँ सर, ठीक है, समझा। चलो आगे चलते हैं इसमें। सर एक मिनट, वो प्रीवियस स्लाइड पे एक बार जाओ। हाँ, एक सेकेंड। नो, ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अभी हम निकालते हैं रिलेशनशिप। क्या निकालते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है? ये टॉपिक लेते हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है? रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना? लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशनशिप हम निकालते हैं ना, क्या रिलेशनशिप होगा। तो काफी इजी है, देखो आपने ये फॉर्मूला करा है, हमें मालूम है रिलेशनशिप जो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर है। तो देखो, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है ना, तो सर्कुलर पाथ की रेडियस तो कांस्टेंट होती रहे या नहीं होती? रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी ना उसकी। जिस तरह से सर्कुलर पाथ हाँ पे चल सर, रहा है वो, रेडियस तो रेडियस कांस्टेंट तो रहेगा। कांस्टेंट रहेगी। हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट, ठीक है? अपन कर देते हैं डिफरेंशिएट ना। देखो,
डिफरेंशिएट above इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसको करते हैं dv बाई dt कर देता हूं मैं इसको। अब r तो कांस्टेंट है, उसको अलग कर दो, ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई dt। तो dv बाई dt क्या होगा? dv बाई dt तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, a एक्सेलरेशन, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये r हो जाएगा, और डी ओमेगा बाई dt क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू आर अल्फा आपके पास आ जाएगा। आया नहीं आया रिलेशन? ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो आप ए वेक्टर, तो ये क्या जाएगा, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। आई यहाँ तक बात समझ में? ठीक है, इजी है, रिलेशनशिप आ जाएगी, है ना। तो देखो टर्म्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने स्टार्ट किया था, सब समझाया आपको मैंने। उसके बाद टर्म्स स्टार्ट करी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, देन और भी सारी क्वांटिटीज हैं, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन रिलेशनशिप, यहाँ तक आ गए अपन। क्लियर है बात? हम्म। हाँ सर। अब आएंगे हम इसके एक, बाकी बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब नहीं आएगा आपको पीछे से, तो आगे के टॉपिक तो वैसे ही आप नहीं पढ़ पाओगे, उनको आने के लिए आपको ये पीछे सारी डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। ठीक है, बट अब हम आ रहे हैं इसके फर्स्ट जो इसमें, यानी इस चैप्टर के अंदर जो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट दिया गया है, इसके एक इम्पोर्टेंट पोर्शन पे आ रहे हैं, और वो है आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किस पे आ रहे हैं अपन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती क्या है, लगती कैसे है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये सब चीजें इसमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे। लो चलो स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका अपना लास्ट टॉपिक भी है। सर वो एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर इनटू आर आर है अल्फा ना? वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, हाँ रेडियस ओके। वेक्टर है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन करें कि आपसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए आप क्या कहेंगे कि भाई it is an acceleration, it is an acceleration which is responsible, ठीक है, which is responsible for circular motion of an object। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है, ध्यान से सुनना बात, तो उसको सर्कुलर पाथ पर बांधे रखने के लिए जिस एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आया? बहुत आसान से शब्दों में बता रहा हूं मैं आपको। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, तो ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन उसको सर्कुलर पर पाथ पर बांधे रखने के लिए जिस एक्सेलरेशन जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो एक्सेलरेशन होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं हुई तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं होगा, और वो बॉडी फिर सर्कुलर पाथ पर मोशन भी नहीं करेगी। आए समझ में जो हाँ बातें सर। मैंने बोली आपको? ठीक है, क्लियर क्लियर मैंने आपको स्टेटमेंट बताए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या, इट इज एन एक्सेलरेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, it is always it is always acts it is always act along the radius, ठीक है, along the radius of circular path, along the radius of circular path, and towards and towards the and towards the center of a
सर्कुलर पाथ, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। तो ऑलवेज अलोंग द रेडियस एक्ट करेगा और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ एक्ट करेगा। जैसे हम आपको यहाँ बताएं कि लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। कोई बॉडी है, अब यहाँ स्पेशली मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। तो कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रही है, और यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रही है, तो ये इसका जो है पी, किसी टाइम पर वो पी पॉइंट पे है। तो पी पॉइंट पर है, ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन, ध्यान रखना। कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रही है, और सर्कुलर मोशन जब वो करेगी तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस जो एक्सेलरेशन एक्ट करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये कहीं भी हुआ, ये पार्टिकल किसी भी, मान लो किसी टाइम पर वो इस पोजीशन पे आ गया, किसी टाइम पर वो मूव करता हुआ कोई नई पोजीशन पर आ गया अपने सर्कुलर पाथ की, इस पोजीशन पर आ गया क्यू पर। तो क्यू पर भी जब वो आ गया तो भी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसी लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। हमेशा किसी भी जगह होगा वो सर्कुलर पाथ पर, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वो कहाँ होगी? सेंटर की तरफ होगी। अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं हुई, अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगी, तो ये बॉडी जो है ये सर्कुलर पाथ पर मोशन भी नहीं करेगी और ये सर्कुलर पाथ को छोड़ देगी। क्या करेगी? सर्कुलर पाथ को छोड़ देगी। और कैसे चली जाएगी? टेंजेंशियल। कैसे चली जाएगी? ये टेंजेंशियल चली जाएगी। क्यों चली जाएगी टेंजेंशियल? क्योंकि जो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? टेंजेंशियल होती है, कुछ इस तरीके से। किसी भी पॉइंट पर जब भी ये सर्कुलर पाथ कर रही है, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, तो ये जो डायरेक्शन है इसकी, ये वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो अगर ये एक्सेलरेशन जीरो हो जाए इन एनी हाउ, तो ये बॉडी जो है इस पाथ पे, ये जो एरोज मैंने बनाए हुए हैं, इस पाथ पे चली जाएगी। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, जो बातें मैं बता रहा हूँ उसी से मिलते जुलते होंगे वो। ये बात आई समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब आया बेटा, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अभी हम ये चाहते हैं कि इसका कुछ फॉर्मूला निकालें कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले के साथ साथ एक बार जब फॉर्मूला आ गया तो फिर हम इसकी डायरेक्शन भी बताएंगे आपको। जैसे मैंने तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको बोल दिया कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज टू एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो हम आपको प्रूफ करके ही बताएंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे सेंटर की तरफ ही करती है। पर उससे पहले अपन क्या निकालेंगे? इसका फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके फोर्स वाला चैप्टर है। फोर्स में जो लीनियर मोशन भी होगा, लीनियर मोशन के साथ साथ सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन भी आप पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन भी आप पढ़ोगे, उसमें भी फोर्सेस वगैरह आप बैलेंस करोगे, तो वहां भी ये सब काम आएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का है ही सही, है ना? तो एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले कुछ लाइन से बता देता हूँ कि भाई लेट अस कंसीडर a body is doing a body is doing uniform circular motion, uniform circular motion shown as shown in figure। तो हम आपको एक फिगर बना के बताते हैं, ध्यान से देखना, उसको इम्पोर्टेंट है। ये बनाया हमने, ये बॉडी जो है इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है, ये इस सर्कुलर पाथ का सेंटर हो गया। ठीक है, मान लो किसी टाइम पर जो है वो एट एनी टाइम t1 वो कहां पर थी? उसकी पोजीशन थी p। ठीक है, और फिर t2 टाइम पर जो उसकी पोजीशन हो गई आपके पास, ये हो गई q हो गई। ठीक है, तो p पॉइंट पर जब थी तो टाइम कितना ले रहा हूं मैं? t1 ले रहा हूं, है ना? p पॉइंट पर जब थी वो किसी टाइम पर, तो टाइम जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं p पॉइंट पर, क्या ले रहा हूं मैं? टाइम t इजिकल टू t1। या q के लिए ले रहे हैं अपन टाइम t इजिकल टू t2। बात समझ में आ रही है? और रेडियस अपन ले लेते हैं r, या r रेडियस है, ये भी r रेडियस है। समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत हो तो बता देना, है ना? अब हम क्या करते हैं, इस पे वेलोसिटी p पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है, मान लो p पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से। ऐसे q पे निकालनी है तो q पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से, करोगे ना? ठीक है,
तो मान लो कि जो P पॉइंट है वहां पर जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, v1 वेक्टर है। Q जो पॉइंट है वहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 वेक्टर है। ठीक है, ये सब बातें मैं वर्डिंग्स में नहीं लिख रहा हूँ, आप यहीं से समझना इस बात को। ठीक है, और ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल ले लेते हैं अपन, इस एंगल को मैं डिनोट कर देता हूँ किससे, डेल्टा। इस एंगल को डिनोट कर देते हैं अपन डेल्टा थीटा से। किससे डिनोट कर देते हैं, डेल्टा थीटा से। ये डेल्टा थीटा से, ध्यान से समझना है, मेन एक्सप्रेशन है इसका, यानी जो टॉपिक अपनी स्टडी कर रहे हैं। समझ में आया। कोई बॉडी है यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब टाइम t1 है तो वो p पॉइंट पे थी, जब टाइम t2 हो गया तो वो q पर थी उसकी पोजीशन। ठीक है, क्यू पे कर दिया अपन ने उसकी पोजीशन, है ना। और आगे की बात यह है कि जो पी पॉइंट है वहां पर उसका जब पोजीशन पी थी वहां वेलोसिटी v1 है, और जो क्यू पॉइंट है वहां पर वेलोसिटी क्या है, v2 है। पी से क्यू तक जब उसने मोशन करा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा थीटा है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट, जब वो एंगुलर डिस्प्लेस यानी पी से जब क्यू जब मोशन किया उसने, तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करा है उसने, डेल्टा थीटा सबटेंड करा है। ठीक है, तो यहां से कैन आई राइट दिस, मैं लिख सकता हूं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर is equal to magnitude of v2 वेक्टर and is equal to v। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ आप। लिख सकते हैं ना, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है पर स्पीड तो कांस्टेंट होगी ना। क्यों भाई, बोलो यस नो करो। हम्म, सर आपने क्या बोला? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप यस करते जाओ, एक्सप्रेशन तभी क्लियर होगा। मैं कह रहा हूँ कि P से Q तक मोशन हुआ, P पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v1 है, Q पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है। तो वेलोसिटी अलग होगी पर स्पीड तो कांस्टेंट होगी, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हाँ। v2, है ना, यस क्योंकि सर। मैग्नीट्यूड तो स्पीड ही है ना। ठीक है, फिर मैं कैन आई राइट दिस OP इज इक्वल टू OQ एंड OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R, लिख सकता हूँ क्या, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R, लिख सकते हैं कि नहीं लिख हाँ सकते, हाँ। बताओ। ये हाँ भी हो सर। सकता है। ठीक है, ये बात भी हो गई अपनी। अब इसी को और आगे अपन सॉल्व करते हैं, है ना। आर्क जो है अपने पास पी क्यू जो आर्क है उसको मैं डेल्टा एस से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, हो गया, हाँ सर। है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका वेलोसिटी ट्रायंगल बनाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंट तो सभी है। हम इसका वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर कोई भी पॉइंट चूज कर लेता हूँ, उसको ए लिख देता हूँ। समझना, बात को ध्यान से देखना। कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिया, उसको मैंने ए लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं अपन इसके अंदर, ये जो है ना आपका, ये अपन ने पॉइंट चूज करा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा पास करते हैं, थोड़ा पास में ड्रॉ करते हैं, काम पड़ेगा इसका। कोई भी पॉइंट आप चूज कर लो, ये हमने चूज कर लिया, इसको ए लिख दिया मैंने, ये कर लिया। अब देखो v1 जैसा ड्रॉ हो रहा है ना यहाँ पर, एज इट इज ड्रॉ करो। ये v1 आपका ड्रॉ हो रहा है तो v1 हो गया। ठीक है, और फिर ये v2 ड्रॉ, यानी फिर इसके बाद v2 ड्रॉ हो रहा है। v1 और v2 दो है ना अपने पास, तो पहले अपन v1 ड्रॉ कर लेते हैं, फिर v2 ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे आपने v1 ड्रॉ करा है यहाँ पर, ध्यान से, जैसा ये बना हुआ है एज इट इज बनाना है अपन को। जैसे ये बना हुआ है, जितना ये एंगल, कितने भी एंगल पर है ये, इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको, तो ये समझ लो आप। तो इसके जस्ट पैरेलल आपने ड्रॉ करा। ठीक है, ये जैसे जा रहा है इसके पैरेलल एज इट इज ड्रॉ करना पी है। के पैरेलल राइट? हाँ, ये v1 है ना, v1 वेक्टर है ना जो हाँ आपका, हाँ। ये इस a पॉइंट से इस v1 वेक्टर के पैरेलल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके। और इसको b कर देना, कर लोगे। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके v1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। आ रहा है समझ में। ठीक है, अब हाँ। a से इस v2 के पैरेलल ड्रॉ करना है आपको। क्या करना है आपको, a से v2 के पैरेलल, तो v2 के पैरेलल ड्रॉ करो आप। v2 जो जा रहा है आपका, v2 कैसे आ रहा है, कुछ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल ही है आई थिंक, है ना, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है इस तरह से। ठीक सर है, ये सर ये ए भी आपने जो ड्रॉ किया है उसका जो एरो है, उधर ही से तो हम पैरेलल नहीं नहीं बना नहीं, सकते हैं ना? उधर से नहीं बनाना, उधर से नहीं बनाना। ये जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ से लेना है आपको, ए जो अपन ने इनिशियल पॉइंट लिया है। ठीक है, तो ये आपका आ गया v2 वेक्टर, और इसको कर देते सी, है ना। अब डेल्टा टी टाइम इंटरवल में आपकी जो वेलोसिटी वो कैसे चेंज हो रही है, v1 से v2 चेंज हो रही है। डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है वो कैसे चेंज हो रही है, v2 से
V1 चेंज हो रही है, पहले अपन ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी तो बनाया था अपन ने इस तरह से, याद है? तो ये BC जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा V वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं करेगा? ठीक है, BC जो होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा V डेल्टा वेक्टर वी। को, है ना? तो इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है, आया समझ में? अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी आई है ना, ये क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गई। और चेंज इन वेलोसिटी को ही तो एक्सेलरेशन कहते हैं, और ये इस सर्कुलर पाथ के किस तरफ जाएगी, देखो आप ये देखो, इन दोनों को देखो, इनका रिजल्टेंट की टू अवे तो नहीं जा रहा ना, इससे बाहर तो नहीं जा रहा, तो अंदर की तरफ देखो, इसको देखो, इसके पैरेलल अगर मैं इसको BC को उठाकर, BC को उठा के कहीं पे रख दूं, मान लो यहाँ रख दूं BC को, तो कैसा आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, नहीं आएगा? हाँ आएगा ना? तो ये हाँ चेंज इन वेलोसिटी हो गई ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। और ये एक्सेलरेशन कैसा लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। तो ये क्या हो गई, हाँ सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगी ना। तो ये डायग्राम समझ में आया नहीं आया आपको, ये वेलोसिटी डायग्राम सेकंड वाला? हाँ सर समझा। ठीक है। तो अभी हम इस वेलोसिटी डायग्राम की बात करें, ये तो हमने इस फर्स्ट फिगर, जो ये अपना फिगर ए था इससे लिया था, ये तो फिगर ए हो गया। अब हम बात कर रहे हैं फिगर बी की, किसकी याद कर रहा हूं मैं, फिगर बी की। तो ये जो डेटा लिखा मैंने आपको यहाँ से, ये तो फिगर ए से ही लिख दिया मैंने ना। अगर हम फिगर बी से बात करें, फिगर बी की बात करें अपन, तो फिगर बी में देखो, फिगर बी में जो हमारा ए बी है, ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है V1 वेक्टर को, है ना? और अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ले लूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ V1 वेक्टर होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, V को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही हम बात करें AC की, तो AC का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ V2 वेक्टर होगा, और वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, V को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि AB जो है वो AC के बराबर है, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? AB जो है वो AC के बराबर है कि नहीं? सर। और ये जो एंगल था V1 और V2 के बीच का एंगल था, वो कितना था, डेल्टा थीटा था। तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा थीटा आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो? आ जाएगा ना डेल्टा थीटा। ये भी V1 पर वो V2 कैसे? चेंज, ये तो सेम ही, जो अपन यहाँ पर आपने वेलो, जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही हो रही है ना डेल्टा टी टाइम में, हाँ एंगल तो सेम ही कवर कर रहा है ना वो। तो ये वेलोसिटी के लिए भी हाँ सेम हाँ एंगल कवर हाँ करेगा, है कि नहीं? तो अब हम बात करें कि दो ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है मेरे पास। एक ट्राइंगल तो ये हो गया अपना POQ, इन ट्राइंगल POQ, ठीक है? एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल POQ हो गया। और एक अपने पास हो गया ट्राइंगल BAC, ठीक है? एक तो POQ हो गया, BAC हो गया। तो अगर हम इनमें सिमिलरिटी की बात करें, तो देखो जो एंगल O है, वो एंगल O जो है, इस तरह से कर देते हैं हम थोड़ा सा इसको। जैसे हम यहाँ बात करें कि भाई एंगल जो है आपका, एंगल POQ जो है, एंगल POQ जो है वो एंगल BAC के बराबर है, ठीक है? और वो कितना है आपका, डेल्टा थीटा है। आई बात समझ में, है ना? और देखो आप, अगर मैं रेशो ले लूं, OP, OP डिवाइड बाय OQ का मैं रेशो ले लूं, तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ जाएगा ना, दोनों आ रहे ना, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, 1 आ जाएगा, बोलो? क्लियर हाँ है ना? ऐसे अगर हम करें कि भाई ए बी डिवाइड बाय AC, इसका रेशो ले लूं तो ये 1 आएगा नहीं आएगा, बोलो? इसका रेशो ले लूं तो ये भी 1 आएगा ना, आ जाएगा? हाँ क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि भाई सिमिलर ट्राइंगल से ये, जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल POQ, और ट्राइंगल POQ हो गया अपना, और ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है BAC, कौन सा BAC, दोनों क्या है अपने, सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है? तो सिमिलर ट्राइंगल है, तो मैं इनके आर्म्स के रेशियो ले सकता हूँ, ले सकते हैं? अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके आर्म्स के रेशियो ले सकते हैं, नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना, ठीक है? हाँ सर। बोलो। तो मैं ये ले लूं रेशियो, मैं यहाँ से लिखूं PQ डिवाइड बाय OP, ठीक है? हमने लिया PQ डिवाइड बाय OP लिया यहाँ पर, ठीक है? और PQ डिवाइड बाय OP लिया, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं BC डिवाइड बाय AB, ठीक है? यहाँ भी जो चेंज हो रहा है वो लिया, और डिवाइड बाय एक की आर्म ले ली। यहाँ पर भी जो चेंज हो रहा है, B से C चेंज हो रहा है अपना, और कोई सी भी एक आर्म ले लो, क्योंकि दोनों बराबर ही है, वो तो कोई सी भी लोगे आप। समझ में आ गया? यहाँ पर PQ डिवाइड बाय OP इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB आया समझ में? हाँ ठीक है। अब PQ कितना है आपका, देखना, PQ डेल्टा S है कि नहीं है? PQ डेल्टा S है, देख लो, ये रहा डेल्टा S, हाँ सर। ठीक है? और OP कितना है, R है,
आर आ जाएगा, बोलो। ये एक बार हाँ बोलते जाओ, है ना, डेरिवेशन करा दूंगा मैं पूरी। हाँ सर, ठीक है, ओपीआर। बीसी, बीसी बोलो कितना है, बीसी डेल्टा वी है, बीसी डेल्टा वी है आपका। ठीक है, और ए बी, ए बी कितना है, ए बी वी है, ए बी की वैल्यू वी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो ये आपके पास हाँ अल्टीमेटली जो अपने पास अभी इतना करने के, इतना सॉल्यूशन करने के बाद जो हमारे पास अल्टीमेटली जो इक्वेशन बनी है अभी हाल फिलहाल, वो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, डेल्टा एस बाय डेल्टा, डेल्टा एस बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी। अब इसमें आर जो है रेडियस वो भी कांस्टेंट है, और वी जो है स्पीड, स्पीड भी कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन है। बोलो सही है कि नहीं ये बात? भाई आर भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन की अपन लोग बात कर रहे हैं कि नहीं? तो हम ये हाँ करें कि भाई इसमें मैं डेल्टा टी का डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ। तो ये वन वन अपॉन आर का, तो आर का तो कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट है, तो ये डेल्टा एस बाय डेल्टा टी आ जाएगा। और यहाँ पर वन अपॉन वी बाहर कर दो तो ये डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है। अब मैं इसको वन अपॉन आर को बाहर रख दें अपन, और यहाँ पर लिमिट लगा दें अगर अपन, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ये कर दूं मैं डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और इजिकल टू अपन कर दें वन अपॉन वी, और यहाँ पर भी लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। बोलो सही है? कोई दिक्कत नहीं है? अब तो फेमिलियर हो गए होगे, 1 घंटे से अपन पढ़ रहे हैं, 1 आवर हो गया पढ़ते हुए, सेम ऑलमोस्ट सेम टर्म्स। हम्म, आ रहा है हाँ समझ में? सर। ठीक है। हाँ अब ये बताओ मुझको कि जो ये क्वांटिटी आई है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, इसको क्या लिख दे अपन? क्या हो जाएगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम फॉर अ इंस्टेंटेनियस। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है कि नहीं होता? वेलोसिटी। बोलो, लीनियर वेलोसिटी होगा। और लीनियर वेलोसिटी में भी क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, क्योंकि आप एक हम्म। इंस्टेंट के लिए निकाल रहे हो ना। तो लिमिट। इसको v लिख दूं हाँ मैं, इसको v लिख दें तो v बाय आर हो जाएगा ये v बाय आर हो जाएगा। ये वन अपॉन वी ऑलरेडी था ही आपके पास। और इधर आ जाए आप, ये बताओ डेल्टा v बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन लीनियर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, क्या हो जाएगा ये? एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, वो भी लीनियर इंस्टेंटेनियस, एक्सेलरेशन। वो भी इंस्टेंटेनियस वाला। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा ये ए। तो यहाँ सर आप ए अगर निकालोगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो। हाँ सर। ठीक है, आप देखो v इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, v इज इक्वल टू रिलेशन है ना हमारे पास, v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर होता है, होता है नहीं होता? होता है। तो a इज हाँ इक्वल टू कितना आ जाएगा? v की वैल्यू रख दो ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आर आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देना, तो ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो हाँ अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगी ए सी सी, मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और ये या फिर आप कर सकते हो वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, आया समझ में? तो ये आपके पास हाँ आएगा सर, समझा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि मेन डेरिवेशन है इस टॉपिक की, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दिस इज द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम क्या कहेंगे? ए सी इज अ सेंट्रीपिटल acceleration which act along along the along the radius of circular path. ठीक है, along the radius of circular path and towards and towards towards center of circular path towards center of सर्कुलर पाथ। ये कैसे टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ? मैंने आपको यहाँ से प्रूफ करके बता दिया। देखो बीसी की जो डायरेक्शन आ रही है वो कैसे आ रही है, अगर बीसी के पैरेलल, इसको उठा के अपन बीसी को यहाँ ले आते हैं, बीसी को उठा के यहाँ ले आओ, तो इसके पैरेलल ड्रॉ करो, तो पैरेलल ड्रॉ करो तो ये टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? ठीक है ना? समझ में आई बात? इसको तो हटा देता हूँ मैं भी। आया बेटा समझ में? तो ये आ गई सर। आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी देखो क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि इफ
small m is a mass of a body, small m is a mass of a body। तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ आप क्या कर सकते हो, न्यूटन सेकेंड लॉ से हम क्या कर सकते हैं, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है कि नहीं होता, होता है, ठीक है। यस। तो अगर मैं हाँ यहाँ सर। पर सी लगा दूं या सी लगा दूं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा मेरे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, mv² / r, या फिर क्या कर सकता हूं मैं, m ओमेगा²r, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो उसको सर्कुलर पाथ पर बने रहने के लिए उस बॉडी पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r और m ओमेगा²r। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो बॉडी वो सर्कुलर पाथ पर मोशन भी नहीं करेगी, ठीक है, आया समझ में।